बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस में खुशामदीद। मैं हूँ यासिर रशीद। नाज़रीन, स्विट्ज़रलैंड के शहर बर्गनस्टॉक में ईरान और अमेरिका के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात ने आलमी सिफारतकारी के मंजरनामे पर पाकिस्तान के किरदार को एक बार फिर नुमाया किया है। अमरीकी क़यादत मुज़ाकरात के आगाज से ही पाकिस्तान के किरदार का खुलकर एतराफ़ करती रही, लेकिन बर्गनस्टॉक में अमरीकी नायब सदर JD वैंस की जानिब से पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के किरदार को सराहा गया, तो साथ ही ये बयान भी वाज़ेह हुआ कि पाकिस्तान का अमरीका और ईरान जंग रुकवाने में किरदार किस हद तक गैर मामूली था। अमरीकी नायब सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ करते हुए कहा कि वो सदर ट्रंप और मेरे दोस्त हैं। वो एक ऐसे शख्स हैं जो अपनी क़यादत और इंतहाई मोहतात और महारत से भरपूर मुज़ाकरात की सलाहियत के साथ हमारे साथ रहे, जिसने हमें इस मकाम तक पहुंचाया। उन्होंने ये भी कहा कि गुज़श्ता चंद महीनों में उनकी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से इतनी ज्यादा बातचीत हुई जितनी शायद किसी और आलमी अस्करी शख्सियत से नहीं हुई। उनके मुताबिक ये राबते सिर्फ रस्मी नौइयत के नहीं थे, बल्कि कई हसास सिफारती और सिक्योरिटी मामलात में रहनुमाई का जरिया भी बने। JD वैंस ने यहां तक कहा कि वो अज़रहे मज़ाह ये जुमला दोहराते हैं कि उनकी जिंदगी में दो निहायत अहम अफराद हैं, एक उनकी इंडियन अहलिया और दूसरे पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर। उनके इस बयान को सिफारती हलकों में गैर मामूली अहमियत दी जा रही है, क्योंकि उन्होंने ईरान के साथ मुज़ाकरात में पाकिस्तानी फील्ड मार्शल के किरदार का खुलकर एतराफ़ ही नहीं किया, बल्कि उनके ये बयान से वाज़ेह भी हुआ कि अमरीकी क़यादत इस पूरे अमल के दौरान मुसलसल पाकिस्तानी क़यादत से रवाबित के अंदर रही। अमरीकी नायब सदर ने एक सवाल के जवाब में मुख्तसर लेकिन वाज़ेह तौर पर यह कहा कि पाकिस्तान बेहतरीन है, हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। यह बयान अगरचे सादा था, लेकिन सिफारती तौर पे यह हालिया कुछ अरसे के दौरान पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में पैदा होने वाली गर्मजोशी जाहिर करता है। यह मंजरनामा इसलिए भी गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर जाता है क्योंकि अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले के बाद इस तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान की कोशिशों पर बहुत से लोग हैरान हुए थे। उनका यह ख्याल था कि पाकिस्तान ये किरदार अदा नहीं कर सकेगा, लेकिन वो सब गलत साबित हुए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तानी सियासी और अस्करी क़यादत खुसूसन फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को मुज़ाकरात से कबल भी माय फेवरेट फील्ड मार्शल करार देते रहे हैं। चुनांचे पाकिस्तान ने जब अमेरिका और ईरान के दरमियान राबिताकारी और बाद में मरकजी सालिस के तौर पर अपना किरदार अदा किया, तो बहुत से तजियाकार अपनी राय तब्दील करने पर मजबूर हुए। अमेरिकी मुबस्सिर माइकल कोगलमैन के मुताबिक पाकिस्तान ने इस बहरान में खुद को ऐसे किरदार में पेश किया जो बैक वक्त कई फरीकों से बात करने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट ने इस पेशरफ्त पर तबसरा करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने इस पूरे अमल में खामोश लेकिन मौसर किरदार अदा किया। अमेरिकी कांग्रेस के रुकन ग्रेगोरी मैक्स ने भी इस बात को तस्लीम किया कि जंगबंदी के इब्तदाई मरहले तक पहुंचने में पाकिस्तान की सहूलतकारी अहम रही। उनके मुताबिक जब खित्ते में कशीदगी इंतहाई खतरनाक सतह पर पहुंच चुकी थी, तो ऐसे में किसी तीसरे फरीक की जरूरत थी जो दोनों तरफ एतमाद पैदा कर सके, और उनके ख्याल में पाकिस्तान ने उसी खला को पुर किया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने भी इस पेशरफ्त को मुस्बत करार दिया और कहा कि खत्ते में कशीदगी कम करने के लिए जो भी कोशिशें हुई, उनमें सहूलतकार ममालिक का किरदार काबिल तारीफ है। उनके बयान में पाकिस्तान का जिक्र एक ऐसे मुल्क के तौर पर किया गया जिसने कशीदगी को मजीद बढ़ने से रोकने में मदद फराहम की। यूरोपीय यूनियन ने भी इसी नौइयत का मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने एक ऐसे वक्त में राबिताकार का किरदार अदा किया जो बराह रास्त मुज़ाकरात तकरीबन तात्तुल का शिकार हो चुके थे, और उनके मुताबिक ये किरदार इस बात की अलामत है कि आलमी सियासत में दरमियानी कुव्वतें ज्यादा अहम किरदार अदा कर रही हैं। न्यूजीलैंड के वजीर खारजा विंस्टन पीटर्स ने इस सिफारती अमल पर तबसरा करते हुए कहा कि पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र जैसे ममालिक ने इस बहरान के हल के लिए जो कोशिशें की वो काबिल जिक्र हैं। उनके मुताबिक ये ममालिक ऐसे फरीकों के दरमियान बातचीत का जरिया बने जो बराह रास्त एक दूसरे पर एतमाद नहीं करते थे। आलमी ज़राए अबलाग में भी पाकिस्तान के किरदार को गैर मामूली अंदाज में देखा गया। बाज़ तज्जियाकारों के मुताबिक पाकिस्तान ने गैर रिवायती हिकमत अमली इख्तियार की और एक ऐसा रास्ता चुना जिसमें उसने ना मुकम्मल तौर पे किसी एक फरीक का साथ दिया, ना ही खुद को अलग थलग रखा। इस पूरे मंजरनामे में अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से पाकिस्तान की क़यादत पर एतमाद का इजहार इस बात की अलामत था कि वाशिंगटन इस तनाज़े में किसी ऐसे सालिस की तलाश में था जो दोनों फरीकों के लिए काबिल कबूल हो, और उसी एतमाद ने पाकिस्तान को एक गैर मामूली सिफारती मौका फराहम किया। ईरान और अमेरिका के दरमियान अप्रैल 2026 में जब मुज़ाकरात शुरू हुए, तो उस वक्त मशरिक़ वस्ता पहले ही कई महाजों पर कशीदगी का सामना कर रहा था। ये मुज़ाकरात
अचानक शुरू नहीं हुए थे, बल्कि कई हफ्तों की गैर रस्मी राबिताकारी और पसे पर्दा सिफारतकारी की वजह से मुमकिन हुए। इस पूरे अमल में पाकिस्तान का किरदार एक मरकजी सहूलतकार के तौर पर सामने आया, जिसने न सिर्फ मुज़ाकरात की मेजबानी की बल्कि दोनों ममालिक के दरमियान राबितों को मुमकिन बनाने में भी बुनियादी किरदार अदा किया। इस्लामाबाद में जब ये मुज़ाकरात शुरू हुए तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमेरिका और ईरान दोनों के आला सतह के वफूद से मुलाकातें की ताकि एतमाद साजी का इब्तदाई माहौल पैदा किया जा सके। उन मुलाकातों में बुनियादी नुक्ता यही था कि बराह रास्त मुज़ाकरात से पहले गैर रस्मी राबितों के जरिए एतमाद कायम किया जाए और पाकिस्तान अपने इस मकसद में कामयाब रहा। अमरीकी वफ़द की क़यादत नायब सदर जेडी वेंस कर रहे थे। उनके साथ स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी शामिल थे, जो मुज़ाकराती हिकमत अमली और सियासी पैगाम रसानी में अहम किरदार अदा कर रहे थे। और दूसरी तरफ ईरानी वफ़द की क़यादत स्पीकर पार्लियामान मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने की थी। दोनों ममालिक के दरमियान जब बराह रास्त मुज़ाकरात शुरू हुए तो आलमी मीडिया ने उसे इंतहाई तवील और दबाव से भरपूर सिफारती मुकालमा करार दिया। वो नशिस्त तकरीबन 21 घंटे तक जारी रही, जिसमें कई बार बातचीत तात्तुल का शिकार हुई, लेकिन मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुई। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने मुज़ाकरात के बाद कहा कि ईरान ने अमरीकी बुनियादी शराइत को मुकम्मल तौर पर कबूल नहीं किया, लेकिन उन्होंने यह भी तस्लीम किया कि बातचीत का जारी रहना खुद एक पेशरफ्त है। पाकिस्तान की तरफ से उस मौके पर नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ हमेशा से यही रहा है कि खत्ते में इस्तेहकाम सिर्फ मुकालमे और सिफारतकारी के जरिए ही मुमकिन है। उन्होंने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान किसी भी ऐसे अमल की हिमायत नहीं करेगा जो खत्ते को मज़ीद जंग की तरफ ले जाए। उनका यह बयान इस बात की अक्कासी करता था कि पाकिस्तान इस पूरे अमल में गैर जानिबदार लेकिन फ़ाल सहूलतकार के तौर पर मौजूद है। पाकिस्तान पर ईरानी और अमरीकी क़यादत का एतमाद इन मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने की वजह बना। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुतअद्दिद मौक़े पर पाकिस्तान के किरदार की खुलकर तारीफ की। उन्होंने फॉक्स न्यूज़ पे अपने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान ने वाकई शानदार काम किया, वो बहुत मददगार रहे और उन्होंने दोनों फरीकों को करीब लाने में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने एक और मौके पे पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा एहतराम का इजहार करते हुए कहा कि इस्लामाबाद खित्ते में इस्तेहकाम के लिए हकीकी कोशिशें कर रहा है। उन्होंने एक से ज्यादा बार यह कहा कि पाकिस्तान को मुज़ाकराती अमल का हिस्सा रहना चाहिए क्योंकि वह एक काबिल एतमाद इलाकाई शराकतदार है। अमरीकी मीडिया ने इन बयानात को गैर मामूली सिफारती तौसीक के तौर पर देखा, क्योंकि यह आलमी सिफारती तारीख में पहली बार था कि एक अमरीकी सदर ने किसी इलाकाई मुल्क के किरदार को इस कदर पुरजोश अंदाज में सराहा हो। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने भी यह तस्लीम किया कि पाकिस्तान ने ईरान और अमरीका में इब्तदाई राबिते कायम करने में मदद दी और यह पाकिस्तान ही था जिसने दोनों फरीकों को बराह रास्त बातचीत की तरफ लाने में सहूलत फराहम की। अमरीकी महकमा खारजा के अंदरूनी हलकों ने भी इस बात का इतराफ किया कि पाकिस्तान ने पसे पर्दा राबिताकारी और बाद में दोनों ममालिक के दरमियान पैगाम रसानी और सालसी में अहम किरदार अदा किया। यूरोपीय ममालिक की जानिब से भी इस अमल पर मस्बत रद्द-ए-अमल जाहिर किया गया। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान ने इंतहाई अहम और काबिल तारीफ किरदार अदा किया है और खित्ते में अमन के लिए उसकी कोशिशें नुमायां हैं। इटली की वज़ारत ख़ारजा ने इससे भी ज्यादा वाज़ेह अल्फाज इस्तेमाल करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने मुज़ाकरात को मुमकिन बनाने में फैसला कुन किरदार अदा किया और पाकिस्तान की मेजबानी को सिफारती सतह पर गैर मामूली कामयाबी करार दिया गया। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान ने ईरान और अमरीका के दरमियान एतमाद के बहरान को कम करने में अहम और मरकजी किरदार अदा किया है और इसे खित्ते में इस्तेहकाम का एक बुनियादी सुतून समझा जा रहा है। दुनिया के दीगर मगरबी ममालिक ने भी पाकिस्तान के किरदार की खुलकर तारीफ की। खलीजी ममालिक ने भी पाकिस्तान के मुतहर्रिक सिफारती किरदार को सराहा। कतरी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि दोनों ममालिक ने मिलकर ऐसा निज़ाम बनाया जिसने बराह रास्त जंग के खतरे को मुज़ाकरात में तब्दील किया। सऊदी अरब ने मुज़ाकराती अमल की खुलकर हिमायत की और कहा कि ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी में कमी के लिए जो भी कोशिश की जाएगी वो खित्ते के अमन के लिए मुस्बत होगी। मुत्तहिदा अरब अमारात की सिफारती हलकों ने भी पाकिस्तान के किरदार को इंतहाई काबिल एतमाद और मुअस्सर सिफारती सहूलतकारी करार दिया और कहा कि इस्लामाबाद ने एक बार फिर साबित किया कि वो इलाकाई इस्तेहकाम में कलीदी किरदार अदा कर सकता है। रूस ने इस पेशरफ्त को मगरबी दबाव के मुतबादिल सिफारती रास्ते के तौर पर देखा और कहा कि इलाकाई ममालिक का किरदार आलमी तनाज़ात में अब पहले से ज्यादा अहम हो चुका है। चीन ने भी पाकिस्तान के किरदार को खुल के सराहा और कहा कि पाकिस्तान ने अमन के लिए अमली इक़दाम किए हैं जो खित्ते के इस्तेहकाम के लिए जरूरी हैं। ईरान की तरफ से भी पाकिस्तान के किरदार का एतराफ़ किया गया। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि पाकिस्तान ने ऐसा माहौल पैदा किया जहां अमरीका और ईरान दोनों बातचीत पर तैयार हुए। उन्होंने कहा कि यह किरदार अहम भी था और मस्बत भी। ईरानी पार्लियामान के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने पाकिस्तान को ऐसा मुल्क करार दिया जिसने कशीदगी के दौरान राबिताकारी का दरवाजा खुला रखा। बाद में फील्ड मार्शल जनरल आसिम
मुनीर और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के ईरान के दौरों के मौके पर भी ईरानी क़यादत ने अपनी मेजबानी से पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों का एतराफ़ किया। अमरीकी और यूरोपीय मीडिया ने भी यह तस्लीम किया कि पाकिस्तान ने न सिर्फ मेजबानी की बल्कि मुज़ाकरात के हर मरहले में एक मुतहर्रिक राबिताकार के तौर पर अपना किरदार अदा किया। इस पूरे अमल का सबसे अहम पहलू यह था कि पाकिस्तान किसी एक ब्लॉक का हिस्सा नहीं बना, बल्कि उसने खुद को एक ऐसे सिफारती पुल के तौर पर पेश किया जो अमेरिका, ईरान, यूरोप, रूस, चीन और खलीजी ममालिक में सबके दरमियान राबितों को मुमकिन बनाता रहा। यही वजह है कि आलमी सतह पर पाकिस्तान को ऐसे मुल्क के तौर पर देखा गया जिसने बराह रास्त जंग के खतरे को कम करने में बुनियादी किरदार अदा किया। और इस पूरे मंजरनामे में भारत का किरदार भी जेर बहस रहा है, क्योंकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को सिफारती तौर पर तनहा करने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो इसमें नाकाम रहे। अल जजीरा समेत मगरबी मीडिया ने भी भारत की सिफारती पॉलिसी पर शदीद तनकीद की, लेकिन दिलचस्प तौर पे भारत में कुछ हल्के पाकिस्तान के सिफारती किरदार की खुलकर तारीफ करते रहे और उन्होंने ये एतराफ किया कि पाकिस्तान ने आलमी सिफारतकारी में अहम किरदार अदा किया है। आलमी मीडिया ने भी पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ईरान अमरीका मुज़ाकरात इस बात का सबूत है कि अब आलमी सिफारतकारी सिर्फ रिवायती मगरबी मराकज़ तक महदूद नहीं रही, बल्कि इलाकाई ममालिक भी फैसला कुन किरदार अदा कर रहे हैं। ब्लूमबर्ग ने अपनी एक तज्जियाती रिपोर्ट में लिखा कि पाकिस्तान ने हालिया मुज़ाकराती अमल में एक ऐसा किरदार अदा किया जो सिर्फ मेजबानी तक महदूद नहीं था, बल्कि एतमाद पैदा करने वाले मरकज का था। ब्लूमबर्ग के मुताबिक यह सिफारतकारी का वो अंदाज है जिसमें ताकत की बजाय एतमाद, राबिता और तसलसल बुनियादी हैसियत रखते हैं, और यही अनासर इस मुज़ाकराती अमल में नुमाया रहे। बरतानवी अखबार द गार्जियन ने लिखा कि पाकिस्तान ने इस पूरे बहरान में वो खलापुर किया जो बड़ी ताकतें पुर करने में नाकाम रही। अखबार के मुताबिक ईरान और अमेरिका के दरमियान बराह रास्त राबिता किसी यूरोपीय दारुल हुकूमत की बजाय इस्लामाबाद में होना इस बात की अलामत है कि आलमी सिफारतकारी के मराकज़ तब्दील हो रहे हैं। द गार्जियन ने इस अमल को एक नए सिफारती दौर का आगाज करार दिया जिसमें इलाकाई रियासतें मरकजी किरदार अदा कर रही हैं, और यह किरदार मुस्तकबिल में मजीद अहम हो सकता है। बरतानवी खबर रिसाई इदारे रॉयटर्स ने लिखा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान ये मुज़ाकरात इस बात की मिसाल है कि जदीद सिफारतकारी में पसे पर्दा राबिताकारी की अहमियत गैर मामूली है। पाकिस्तान ने उसी हिकमत अमली पर अमल करते हुए दोनों फरीकों को मेज पर लाने में मदद की। अल जजीरा ने इस पूरे अमल को गैर रिवायती सिफारतकारी का नया बाब करार दिया और लिखा कि पाकिस्तान ने न सिर्फ मुज़ाकरात की मेजबानी की बल्कि मुसलसल राबिताकारी के जरिए इस अमल को तात्तुल का शिकार होने से बचाया। रिपोर्ट के मुताबिक ये एक ऐसा किरदार था जो आमतौर पर बैनुल-अक़वामी इदारे अदा किया करते हैं, लेकिन इस बार एक इलाकाई मुल्क ने इसे अंजाम दिया, जो इस बात की अलामत है कि सिफारतकारी के तरीके बदल रहे हैं। अमरीकी थिंक टैंक ब्रुकिंस इंस्टीट्यूट के सीनियर मुहक्किक ब्रॉस रिडल्स ने कहा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान सबसे बड़ा मसला एतमाद की कमी था, और पाकिस्तान ने उसी खला को कम करने में अहम किरदार अदा किया जिसके बगैर मुज़ाकरात का आगाज भी मुश्किल था। ब्रुकिंस इंस्टीट्यूशन के एक और मुहक्किक ने लिखा कि पाकिस्तान अगर इब्तदाई राबिते न करवाता तो दोनों फरीक बराह रास्त बातचीत के लिए तैयार ना होते और ये मुज़ाकरात कई माह या शायद बरसों तक ताखीर का शिकार रहते। उनके मुताबिक इस किस्म के तनाज़ात में आगाज ही सबसे मुश्किल मरहला होता है, और पाकिस्तान ने वही मरहला आसान बनाया। बरतानिया के रॉयल यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट के तज्जियाकार माइकल क्लार्क ने कहा कि पाकिस्तान ने यह साबित किया कि जुग्राफियाई अहमियत सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि एतमाद पैदा करने की सलाहियत से भी जुड़ी होती है, और उनके मुताबिक ये मुज़ाकरात इस बात की मिसाल है कि इलाकाई ममालिक अब आलमी सिफारतकारी में मरकजी किरदार अदा कर सकते हैं, और यह किरदार सिर्फ बड़ी ताकतों तक महदूद नहीं। यूरोपीय यूनियन से वाबस्ता तज्जियाकार नेताली तोची ने कहा कि पाकिस्तान अब इन ममालिक में शामिल हो रहा है जो आलमी सिफारती राबिताकार के तौर पर काम कर रहे हैं, और उनके मुताबिक ये उभरता हुआ रुझान है कि बड़े तनाज़ात में मिडल पावर्स ज्यादा मुअस्सर किरदार अदा कर रही हैं, और ये रुझान आलमी निज़ाम को नए अंदाज में तश्कील दे रहा है। फ्रांस के अखबार ली मोंड ने लिखा कि पाकिस्तान ने इस पूरे अमल में एतमाद पैदा करने वाले मरकज का किरदार अदा किया, जहां ईरान और अमेरिका ने पहली बार एक ऐसे माहौल में मुज़ाकरात किए जो दोनों के लिए काबिल कबूल थे। अतालवी मीडिया ने लिखा कि पाकिस्तान ने न सिर्फ मुज़ाकरात को मुमकिन बनाया बल्कि उसके तसलसल को भी बरकरार रखा। अखबार के मुताबिक यह किरदार इसलिए अहम था कि जदीद सिफारतकारी में सिर्फ आगाज नहीं बल्कि तसलसल भी फैसला कुन होता है, और अक्सर मुज़ाकरात उसी मरहले पर टूट जाते हैं। कतर के मारूफ सिफारती तज्जियाकार बदर अल सैफ ने लिखा कि पाकिस्तान और कतर ने मिलकर राबिताकारी का एक ऐसा निज़ाम कायम किया जिसने बराह रास्त तसादुम को मुज़ाकरात में बदलने में मदद दी, और उनके मुताबिक पाकिस्तान इस पूरे अमल में एक पुरएतमाद सहूलतकार के तौर पर सामने आया और उसकी सिफारती हैसियत मजीद मजबूत हुई।
सऊदी अरब के तजियाकारों ने लिखा कि खित्ते में कशीदगी कम करने की हर कोशिश में पाकिस्तान अब एक मरकजी हैसियत इख्तियार कर चुका है, क्योंकि वो मुख्तलिफ फरीकों के दरमियान राबिते बरकरार रखने की सलाहियत रखता है और यही सलाहियत उसे दीगर मुमालिक से मुमताज करती है। यूएई के गल्फ रिसर्च सेंटर के एक तज्जिये में कहा गया कि पाकिस्तान ने इस पूरे अमल में एक काबिल एतमाद सिफारती पुल का किरदार अदा किया, जिसने मुख्तलिफ ताकतों को एक दूसरे के करीब लाने में मदद की और खित्ते में कशीदगी कम करने में अहम किरदार अदा किया। चीन के सरकारी मीडिया ने कहा कि पाकिस्तान ने अमली सिफारतकारी के जरिए एक अहम पेशरफ्त मुमकिन बनाई और यह खित्ते के इस्तेहकाम के लिए एक मुस्बत कदम है जो मुस्तकबिल में मजीद ताउन की राह खोल सकता है। ईरान के अपने सरकारी मीडिया के तज्जियों में यह कहा गया कि पाकिस्तान ने ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के लिए एक ऐसा साजगार माहौल फराहम किया जहां ईरान और अमेरिका बातचीत के लिए आमादा हुए और यह किरदार पूरे अमल की बुनियाद था जिसके बगैर किसी भी किस्म की पेशरफ्त मुमकिन नहीं थी। आलमी मीडिया और तज्जियाकारों का 2 महीनों से ज्यादा अरसे तक जारी रहने वाले इस मुज़ाकराती अमल पर मजमूई इत्तफाक यही था कि पाकिस्तान ने इस पूरे अमल में एक ऐसे राबिताकार का किरदार अदा किया जिसने ईरान और अमेरिका के दरमियान शदीद बदएतमादी के बावजूद दोनों मुमालिक के दरमियान मुज़ाकरात की राह हमवार की। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में हालिया पेशरफ्त आलमी सिफारतकारी में एक नए अंदाज की मिसाल के तौर पर देखी जा रही है जिसमें दरमियानी ताकतों की अहमियत बढ़ी है और पाकिस्तान ने बहरहाल नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है और यूं दुनिया ने स्विट्जरलैंड के शहर बर्गनस्टॉक में वो मंजर है जो शायद दूसरी सूरत में मुमकिन नहीं था। इस पूरे मंजरनामे पे बात की जाएगी और मुस्तकबिल करीब का मंजरनामा अखज़ किया जाएगा एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक। इस मंजरनामे में बात करेंगे जो इब्तदाई के अंदर जिस पे तज़किरा किया गया और आने वाले दिन कैसे रहेंगे। हमें ज्वाइन किया दिफाई तजियाकार एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब ने। चिश्ती साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चिश्ती साहब, इस वक्त सबसे पहले तो आपका इस पे स्टेटमेंट चाहूँगा कि पाकिस्तान का जो किरदार है और बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर हर जगह पाकिस्तान की मदा सराई की जा रही है। माजी में तो हर्जा सराई हमें सुनने को मिलती रही है, तो ये मदा सराई तक पहुँचने में हमने कौन कौन से दश्त जो हैं उनकी खाक को छाना है और फूंका है और फिर हम यहाँ तक पहुँचे। जी यासिर साहब, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया है। देखिए, मैं तो फिर हमेशा से ही मई 2025 से शुरू करता हूं, लेकिन उस पर टाइम नहीं लूंगा मैं। उस वक्त हमारी जो आप कह रहे हैं कि हर्जा सराई और बड़ा कुछ होता था, इसी पे दुनिया में और ख़ास तौर पे यही इंप्रेशन हिंदुस्तान चाहता था कायम हो। फिर मई 2025 का जो वाक़या हुआ और कॉन्फ्लिक्ट हुआ, मैं आज भी कहता हूं कि पाकिस्तानी कौम, मसल्लह अफ़वाज और पाक फ़िज़ाइया ने हमारा कॉन्फिडेंस भी रिस्टोर किया और एक हिंदुस्तान को न्यू नॉर्मल बनाने से बाज रखा कि वो ऐसा ना करे कि भावलपुर या इस तरह की जगहों पर हमला करके वो जज, ज्यूरी, एग्जीक्यूशन खुद ही बन जाए। तो उसके बाद से हम एक स्टेबलाइजिंग फोर्स ना सिर्फ एक रीजन में बने, बल्कि 13 महीने जो पिछले गुजरे हैं मई 2025 से लेकर अब तक, हम मोस्ट रेलेवेंट एक स्टेबलाइजिंग फोर्स सिर्फ रीजनल एरिया में कॉन्सेप्ट में नहीं लिया जा रहा, पर्सपेक्टिव में हमारा एक ग्लोबल रेलेवेंस भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह लॉन्ग ट्रेवल है और इसमें हम किसी को नीचा दिखा के नहीं कर रहे। होता यह आमतौर पर कि जब किसी इस तरह की प्रिविलेजेस मिलती है तो आप एक इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ नेशन में ये एक्सेप्टेबल होता है कि आप एट द कॉस्ट ऑफ अदर करते हैं। हमने एक न्यू फाउंड लीवरेज अल्हम्दुलिल्लाह अपनी एफर्ट, सिंसेरिटी और पर्पस, सीडीएफ और पॉलिटिकल लीडरशिप हमारी तमाम जितनी है उन्होंने हासिल किया है। इस पे हम किसी को लुक डाउन नहीं करते। हमें ये प्राइड लेना चाहिए, सिर्फ अपना जिसको कहते हैं ना टेस्ट खराब नहीं करना चाहिए। हमें प्राइड ये लेना चाहिए कि हमने कंट्रीब्यूट किया है एक रीजनल पीस को नहीं, एक सुपर पावर को बैक बाय इजराइल, उसको एक डिसएंगेज करवाया इस कॉन्फ्लिक्ट से। एक अपने नेबरहुड में एक उसकी सॉवरेनिटी ब्रीच हुई थी, उसको कन्विंस किया कि वो मेज पर आकर न सिर्फ नेगोशिएट करे। तो आई थिंक एक न्यू फाउंड अल्हम्दुलिल्लाह एक रिस्पेक्ट भी है पाकिस्तान की, रिगार्ड भी है और सबसे ज्यादा आई एम श्योर दुनिया के 8 बिलियन लोग जहां जहां रहते हैं वो पाकिस्तान को समझेंगे कि ये दाना खाता दहशतगर्द मुल्क नहीं है, ये खुद विक्टिम रहा है, इसलिए हम तकलीफ को समझते हैं। हमने इसलिए कम बैक भी किया है और दुनिया में एक न्यू फाउंड जैसे रियलिज्म आया है कि हम कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली भी कर सकते हैं। अच्छा चिश्ती साहब, ये बताइए कि ऐसे वक्त के ऊपर के जब मुज़ाकरात वहाँ पे हो रहे थे तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से फिर धमकियाँ दी जा रही थी बम्बारमेंट की, मुज़ाकरात ना होने की सूरत में घर वापस ना पहुँचने की। तो इस तरह की धमकियां जब उनकी तरफ से दी जा रही हैं तो अभी उन्हें किस पॉस्चरिंग की ज़रूरत है, क्योंकि अमेरिकी मीडिया तो खिलाफ हुआ पड़ा है, तो क्या ये बयानात उनकी फेस सेविंग के लिए काफ़ी होंगे? देखें, इस वक्त जंग मिलिटरीली जो होनी थी 38-39 दिन वो हो चुकी है। अमेरिका वो नहीं हासिल कर सका जो उसे हासिल करना था। ईरान ने एक न्यू फाउंड लीवरेज लिया है, लेकिन अमेरिका कमजोर एज अ कंट्री नहीं हुआ, मिलिट्री कमजोर नहीं है। ऑब्जेक्टिव के अंदर फ्लॉ था, जो मेरा मानना ये है। ऑब्जेक्टिव रियलिस्टिक ना हो तो दुनिया की कोई भी मिलिट्री किसी भी ताकत से वो ऑब्जेक्टिव हासिल करके अपने
डिप्लोमैट्स को नेगोशिएशन टेबल पर वो एडवांटेज नहीं दिला सकती। तो बेसिक फ्लॉ मेरी नजर में वहां था, नंबर वन। अब ये जो हो रहा है, अब ये नैरेटिव की गेम चल रही है, अब परसेप्शन की गेम चल रही है कि दुनिया क्या बोलेंगे, और ऑप्टिक्स की चल रही है, क्योंकि जाहिर है ईरान के अंदर भी मुखालफत है हुकूमत की। प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी इलेक्शन में जाना है और बहुत ज्यादा उनकी अप्रूवल रेटिंग कमजोर हुई है। तो वो चाहते हैं कि मैं सिर्फ अपने इमेज को भी रिस्टोर करूं, अपनी पार्टी को भी रिवाइव करूं और ग्लोबली भी अपना इमेज रिस्टोर करूं। उसके लिए बहुत सारे सेगमेंट्स प्रेसिडेंट ट्रंप के जो खिलाफ हैं, और खास तौर पर ज़ायनिस्ट लॉबी जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप को ये वार्न करती आई है कि इस तरह का मुआहदा करने से बेहतर है कि इतना डिफीटेड माइंडसेट के साथ मुआहदा करने से बेहतर है मुआहदा किया ही ना जाए। तो अब उनको वो राजी करने के लिए, ऑन बोर्ड रखने के लिए इस तरह के बयानात होते हैं। मैं इनको इस तरह सीरियस नहीं लेता कि ये बड़ा माइक्रोस्कोपिक किस्म का एक बयान है। हमें अभी बिगर पिक्चर पे रहना है, हमें स्विट्जरलैंड का मंजर देखना है कि दुनिया इकट्ठी हुई है, मीडिया पहुंचा हुआ है, एक एग्रीमेंट हुआ है, एक हॉल में मिल बैठे हैं, बेशक हैंडशेक ना भी हुआ हो। तो आई थिंक बहुत सारा पॉजिटिव देखने को भी है। इंस्टेड हम प्रेसिडेंट ट्रंप की थ्रेट पर जाएं, और अगर थ्रेट पर जाते तो फिर अब जो पिछले 5 महीने की थ्रेट्स है उनका क्या बनेगा, उनकी क्वेश्चन मार्क भी हमें देखना पड़ेगा कि वो मटेरियलाइज हुई तो वो नहीं हुई। तो आई थिंक इसलिए मैं ऑप्टिमिज्म भी रखना चाहता हूँ, पॉजिटिव भी रहना चाहता हूँ। अच्छा सर, अगर देखा जाए तो जुमे के रोज, जुमे के दिन जो है वो डेलीगेशन नहीं पहुंचे, फिर यहाँ से इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं वो जाते हैं ईरान में, फिर वहाँ से वो उनके साथ जाते हैं। तो क्या वजह बनी है कि अभी तक एतमाद बहाल किस हद तक है, और मुस्तकबिल में ये जो मुआहिदा हुआ है इसके पाया तकमील तक पहुँचने में क्या रुकावटें हो सकती हैं? देखिए यह सब बुनियादी तौर पर जब से सीज फायर हुई उस वक्त से लेके जो मुज़ाकरात में टाइम लगा, आप एग्री करेंगे, आपसे ज्यादा अच्छी रिपोर्टिंग कौन करता है, कि ये जानने के लिए कि अप्स एंड डाउन बहुत आए। कभी लगता था कल मुआहिदा हो जाएगा, प्रेसिडेंट ट्रंप भी ऐसे इशारे देते थे, कभी लगता था कि होना ही नहीं, कल बमबारी शुरू हो जाएगी एक दूसरे पर। तो ये फ्लक्चुएट होता रहा, और फ्लक्चुएट इसलिए होता रहा कि ये बहुत हाई स्टेक जंग थी। देखिए यूक्रेन और रशिया की मैं मिसाल देता हूँ, 5 साल से चल रही है, कितना दुनिया को इफेक्ट हुआ होता है, बट निग्लिजिबल होता है ना। इकोनॉमी हॉस्टेज बनी है दुनिया की, ना ऑयल प्राइसेस हुई हैं, ना वर्ल्ड ट्रेड रुका हुआ है उस तरीके से। तो वो एक स्टैंड लोन जंग है, दुनिया इफेक्ट नहीं हुई। ये सिर्फ 38-39 दिन जंग हुई है, दुनिया कैसे हॉस्टेज बन गई। तो आई थिंक बहुत ज्यादा डाइवर्जेंट किस्म के जितने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव होंगे, और खास तौर पर अगर वो अचीव ना किए जा सकें, तो उतना ही ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है उनको कन्वर्ज करने के लिए, जो पाकिस्तान का इस वक्त रोल था। तो मेरे लिए सरप्राइज नहीं था, क्योंकि एक तरफ सुपर पावर है, बैक बाय इजराइल है, ईगो है, मिलिट्री माइट है, दूसरी तरफ एक ऐसे मुल्क है जिसका हार्डली $8 बिलियन बजट है, सॉरी $10 बिलियन बजट है। अमेरिका का इस दुनिया का जितना मिलिट्री स्पेंडिंग है 41% बजट वो कंज्यूम करता है, अमेरिकन मिलिट्री करती है, और अगले 10 मुल्क जो हैं वो मिलाकर भी अमेरिकन बजट से कम है। जिसका क्या मतलब है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट पर एक ऑब्लिगेटरी है कि उन्होंने साबित करना है कि मेरी मिलिट्री माइट या मेरी जो पावर है वो अभी भी सबसे ज्यादा है, जो कि है। तो वो अपने लिए टेक होम चाहते थे, तो इनको कन्वर्ज करना बहुत मुश्किल था। और अब ऐड करें इजरायली फैक्टर और नेतन्याहू फैक्टर और ज़ायनिस्ट लॉबी, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट को रोजाना याद कराती थी कि ऐसी डील जो करने जा रहे हैं उससे अच्छा डील ना करें। तो आई थिंक इसलिए चैलेंजिंग हुआ, इसीलिए शो स्पॉयलर्स बहुत एक्टिव था, बड़ा पावरफुल था। दुनिया में जितनी जंगें, आज अगर यूक्रेन और रूस के दरमियान बातचीत शुरू हो, कितने स्पॉयलर्स होंगे लोग, कितने मुल्क ऐसे होंगे, हार्डली एनी। तो सर फिर सवाल ये पैदा होता है कि सर आज नेतन्याहू को देखा जाए तो वो कहते हैं कि जितना सिक्योरिटी जोन हमने जनूबी लेबनान के अंदर कायम कर लिया हम उसको नहीं छोड़ेंगे, वहां से फौजें वापस नहीं बुलाएंगे। तो लेबनान का महाज अगर यूं ही गर्म रहा तो फिर ईरान के पास चॉइस क्या होगी? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए यही प्रेसिडेंट ट्रंप का इम्तिहान है। जब 5-6 महीनों से जितना वो वॉर मॉन्गरिंग माहौल चल रहा था, प्रेसिडेंट ट्रंप के बयान चल रहे थे सोशल मीडिया पर, फिर जंग अनलीश हुई, फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा मुझे ब्रीफ किया गया था कि ये सिचुएशन है इसलिए मैंने अटैक कर दिया। अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास एक वन लास्ट चांस है मेरी नजर में, वो ये कि वो साबित करें कि मेरी जंग जो थी इस वक्त वो इजरायली प्लान्ड, इजरायली डिजाइंड, इजरायली एग्जीक्यूटेड और इजरायली मैनिफेस्टेड नहीं थी। अगर उनको साबित करने में वो अगर नहीं इस वक्त लॉजिक, तो इस वक्त लॉजिक उनका सबसे स्ट्रांग यही है कि वो साबित करें कि अब सीज फायर मैं होल्ड कर सकता हूं। अगर आप ये जो MOU साइन हुआ है इसको गौर से पढ़ें तो पहले पैराग्राफ के अंदर 3 दफा लेबनान का जिक्र है। क्यों है? इसका मतलब है कि ईरान की सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है लेबनान के बारे में। तो लेबनान का अगर ना हुआ तो प्रेसिडेंट ट्रंप इनडायरेक्टली उनका और ज्यादा इमेज कॉम्प्रोमाइज होगा, और ईरान की लीडरशिप पर्टिकुलरली और इस दुनिया के लोग इन जनरल ये कंक्लूड करने में ज्यादा देर नहीं लगाएंगे कि तमाम का तमाम खेल जो था वो इजरायली ड्रिवन ही था, और प्रेसिडेंट ट्रंप को सिर्फ यूज या मिस यूज किया गया, विद ड्यू रिस्पेक्ट।
तो आई थिंक प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो मैनिफेस्ट करे, इजराइल को खींच कर रखें। मैं मैनेज का लफ्ज बड़ा डिसेंट लफ्ज इस्तेमाल करता हूं, इससे ज्यादा मैं सख्त लफ्ज नहीं करता। तो आई थिंक जितना वो करेंगे उतना ही ज्यादा चांसेस हैं कि ये 60 दिन में आगे भी बढ़ेगी, उतना ही सीजफायर होल्ड करेगा, उतना ही जल्दी तो सर अमन होने के बसद चांसेस एहतराम, हैं। फिर ये But all बताइए dependent कि on one. बेंजामिन नेतन्याहू के पास क्या ऑप्शन होगा कि 84% गैर मकबूलियत वहां पे पाई गई है इस जंग के नताइज के हवाले से, और अगर वो जनूबी लबनान से भी फौजें वापस बुला ले तो फिर अक्टूबर में होने वाले इलेक्शन और वहां पे मुखालिफ उठने वाली आवाजें उनको कैसे राम करेगा? देखिए, वो कहा जाता है ना, मैं शायरी मुझे नहीं आती, बट वो कहा जाता है ना कि इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। जब आप एक सुपर पावर को इंस्टिगेट करके हमला करवाएं, वो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव ना हासिल कर सके, दूसरा मुल्क सस्टेन कर जाए, इस दौरान अंडर द गाब ऑफ इसके छुप के लेबनान पर जो हमला किया, तो इस वक्त जो ईरान के लोग शहीद हुए हैं वो रिपोर्टेडली, एक अगर न्यूट्रल भी मैं ले लूं तो तकरीबन 34 से 3500 लोग शहीद हुए हैं। जबकि लेबनान में, जिसमें सिर्फ इजराइल बमबारी कर रहा था, ईरान के मुकाबले में जब वहां अमेरिका और इजराइल मिलकर कर रहे थे, वहां सिर्फ इजराइल बमबारी कर रहा है, इतने छोटे से टुकड़े के अंदर 3900 लोग शहीद हुए हैं। 1 मिलियन से ज्यादा होमलेस हुए हैं और डिस्प्लेस हुए हैं। क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि इजराइल ने एक्सप्लॉइट किया सिचुएशन को कि दुनिया के कैमरे, आप और मैं और हमारे जैसे लाखों लोग जो टीवी पर बैठे बातें कर रहे हैं, उनकी नजर सारी ईरान की तरफ है। तो इस दौरान ना सिर्फ हमले करो, डिस्प्लेस करो, बमबारी करो, तबाही मचाओ। तो ये उसका टेक होम फिर भी नहीं है। नेतन्याहू ने यही तो कोशिश की थी कि लेबनान का कंट्रोल हासिल करके अपने लोगों को एक वॉर ट्रॉफी दिखाने की पोजीशन में आ जाऊं, ताकि जब मैं जाऊंगा तो बताऊं कि ईरान में तो चौक मिला या नहीं मिला, वो तो डिबेट हो सकती है, मैंने लेबनान में क्लियर कट एक ऐसी वॉर ट्रॉफी लेकर आया, वो भी नहीं मिल रही। और ईरान की वेरी लॉजिकली एक सेंसिटिविटी है, बिकॉज ये आज का नहीं है, रोनाल्ड रेगन के जमाने में एस्टेब्लिश हुई थी हिजबुल्लाह, उस वक्त से लेकर ईरान पासदारी करता रहा है, इस ऑर्गेनाइजेशन की सपोर्ट करता रहा है। तो अब ईरान के लिए ऑब्लिगेटरी है फॉर फ्यूचर इन मिडिल ईस्ट कि वो उसको ऑनर करे। राइट और रॉन्ग और एथिक्स मोरालिटी की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ मिलिट्री स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूं। आई थिंक ईरान की सेंसिटिविटी, जैसे मैंने कहा कि मुआहदे में बहुत सेंसिटिविटी पहले पैराग्राफ में नजर आती है, वो जस्टिफाइड है। और मेरा नहीं ख्याल कि अगर ईरान ने देखा कि हिजबुल्लाह को डिस्ट्रक्शन जारी है या लेबनान के अंदर तबाही जारी है, तो मेरा नहीं ख्याल आगे चल पड़ेगा। और यही मैंने जैसे अर्ज किया पिछले सवाल के जवाब में, प्रेसिडेंट ट्रंप का बहुत बड़ा इम्तिहान है। प्रेसिडेंट ट्रंप का बहुत बड़ा इम्तिहान है कि वो इस पूरे मंजरनामे से कैसे निकलते हैं और इजराइल के ऊपर अपना दबाव किस तरीके से बढ़ा पाते हैं। बहुत शुक्रिया खालिद चिश्ती साहब इस हवाले से के लिए। नाज़रीन, इसी मंजरनामे में मजीद बात की जाएगी, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, इसी मंजरनामे पे मजीद बात को आगे बढ़ाएंगे। हमें ज्वाइन किया है माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर डॉक्टर शाजिया चीमा साहिबा ने। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और एक्स एम्बेसडर जावेद हफीज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मैं आपका भी बहुत मशकूर हूँ। एम्बेसडर साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूँ। सबसे पहले तो इस बात पर राय दीजिए, क्योंकि मुख्तलिफ लोगों की आरा जो हैं या मुख्तलिफ ममालिक के तज्ज़ियाकारों की या सरबराहान की, वो मैं अपने प्रोग्राम के पहले हिस्से में बयान कर चुका हूँ। एक राय आपकी भी चाहिए कि पाकिस्तान ने क्या किया है, किस बदौलत किया है, और पाकिस्तान के लिए अगला मंजरनामा क्या दिखाई देता है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आपका जो इंट्रो है वो बड़े गौर से सुना है। वाकई पाकिस्तान को एक आलमी दाद मिली है इस रोल को अदा करने के लिए, और ये बहुत बड़ा रोल था, बहुत बड़ा किरदार था जो पाकिस्तान ने अदा किया। और दरमियान में बहुत ज़्यादा मुशाकिल नज़र आई। कई दफ़ा लगता था कि ये बेल मंडे नहीं चढ़ेगी, लेकिन पाकिस्तान बिल्कुल यानी पूरे अज़्म के साथ, पूरे सब्र के साथ, कभी तेहरान के में जाते थे हम लोग, कभी वाशिंगटन से रब्ता करते थे, कभी खलीजी ममालिक से करते थे, कभी चीन से करते थे। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो पाकिस्तान ने अब तक की है। और इससे पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज जो है, इसको बनाने में कई दफ़ा बरसों लग जाते हैं और बहुत वसाइल उसके लिए इस्तेमाल करने पड़ते हैं। वो पाकिस्तान ने 2-3 महीने में हासिल कर लिया है। अब आइंदा जो है, जो मरहला आ रहा है, वो पहले मरहले से ज़्यादा मुश्किल है। उसमें पाकिस्तान की सफारतकारी के लिए मज़ीद टेस्ट आएंगे, क्योंकि जैसा कि हमने देखा है, कल भी जब मुज़ाकरात शुरू हो रहे थे तो ईरान की तरफ से तातल आया कि प्रेसिडेंट ट्रंप का बयान जो है वो बड़ा सख्त आया है।
तो इस किस्म की चीज़ें जो है मैं आइंदा भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन पाकिस्तान जो है अब इस सिलसिले में काफ़ी तजर्बा रखता है कि इस किस्म के छोटे छोटे जो इरिटेंट्स हैं उनको आयरन आउट कैसे करना है, उनको ख़त्म कैसे करना है। तो ये सिलसिला इंशाल्लाह चलेगा। अगले 60 दिन जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टेक्निकल टॉक्स होंगी, वर्किंग लेवल पे कमिटीज़ होंगी, वो रिपोर्ट करेंगी पाकिस्तान को और कतर की जो आला कमेटी बनी है उसको। और उम्मीद है कि ये पाकिस्तान और कतर की मुश्तरका कोशिशें विद द हेल्प ऑफ कोर्स चाइना एंड आवर फ्रेंड्स इन द गल्फ, ऑफ कोर्स टर्की एंड इजिप्ट आल्सो। ठीक, यानी आगे जो बात करनी है मुस्तकबिल के हवाले से, उस पर मैं आपका मौक़िफ़ जानूंगा जावेद साहब। डॉक्टर साहिबा का जो मौक़िफ़ है इसी पे ले लूँ। डॉक्टर साहिबा, आपकी राय चाहिए। पाकिस्तान की ये कामयाबी, वो मुल्क जिसको सिफारती तन्हाई का शिकार किया गया, जिसके बारे में ये कहा जाता था कि कशकोल लिए फिरता है, जिसके बारे में ये कहा जाता था कि किसी भी वक्त मईशत डामाडोल हो जाएगी, इनके तो तमाम तर जो हुक्मरान हैं वो इम्पोर्टेड होते हैं, इनकी मईशत किसी और के कब्ज़े में होती है, इनकी बातें कहाँ पे चलेंगी, इनके मद्दे मुकाबिल लॉबीज़ बहुत सी मजबूत हैं। अब मैं इब्तदाई के अंदर शायद ही कोई मुल्क ऐसा हो बड़ा जिसके लबों के ऊपर पाकिस्तान का नाम ना आया हो या जिसके इदारियों ने पाकिस्तान की तारीफ ना की हो। तो आप क्या समझती हैं इस पोजीशन के ऊपर पहुंचना कितना मुश्किल था? देखिए, आपके जो क्वेश्चन है इसके दो हिस्से हैं। एक तो ये कि हमारी रेपुटेशन, उसमें एक वजह ये भी है कि हम बहुत ज़्यादा वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं और वो वैक्यूम जो है हमारे एडवर्सरीज जो है वो फील कर लेते हैं। लेकिन खैर, वो वैक्यूम फिल करके भी उन्होंने क्या नतीजा निकाल लिया। एडवर्सरीज जो हैं वो खुद जिस इल्यूजन या डिल्यूजन में रहते हैं, जब वो ढह जाती है तो भी एक बहुत नुकसानदेह बात है। तो हमारे बारे में जो राय है उसकी वजह ये है कि हम काउंटर नैरेटिव बनाते नहीं। तो सह जाने की जो है हमारी बड़ी पुरानी रिवायत है और उसको हमें ख़त्म करना चाहिए। जहां तक आपके सवाल का दूसरा हिस्सा है, उसमें सिर्फ जिक्र नहीं है पाकिस्तान का, जिक्र या पाकिस्तान की सफारतकारी। ये वो इदारे हैं जो कि बाकायदा इस चीज के ऊपर बहस कर रहे हैं कि ऐसा क्या था जो पाकिस्तान कर सकता था और पाकिस्तान ने किया और बाकी ममालिक नहीं कर सकते। इनमें बहस ये हो रही है और इसमें बात ये हो रही है कि सफारतकारी जो है या मीडिएशन जो है, वो सिर्फ मीडिएशन इस तरह नहीं है कि जी आप बहुत अच्छे सफारतकार हैं तो आप जनाब एक जगह प्रोवाइड कर सकते हैं, वहां बैठकर बहुत अच्छी आपको निगोशिएशन की आपकी बड़ी एक्सपीरियंस है तो आप कर लें। आज की निगोशिएशन में और भी कुछ चाहिए होता है। आपको उस मुल्क के अंदर एक ऐसी गवर्नमेंट चाहिए होती है जिसके अंदर ये कैपेसिटी और पॉलिटिकल विल हो, उस मुल्क के अपने अंदर डिटरेंस की कैपेसिटी हो और फिर उसके अंदर उसकी इंटेलिजेंस, खास तौर पे उसकी फोर्सेस जो हैं वो इस काबिल हों कि वो निगोशिएशन को आगे लेके जा सके। ये माजी में शायद इतना हमें ये बात वैलिड ना लगे, लेकिन रिसेंटली हमने देखा कि सैयद हसन नसरल्लाह जो हैं वो भी एक मुज़ाकरात के लिए बैठे हुए थे जब उनके ऊपर बम्बार्डमेंट हुई और पूरा बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो गिरा दिया गया। फिर इस्माइल हानिया का जब असैसिनेशन हुआ तो वो भी एक बिल्डिंग के अंदर ही थे जहाँ पे और जो ऑफिशियल्स थे वो भी मौजूद थे। तो पाकिस्तान के अंदर सिर्फ सफारतकारी तो हमारी है ही बाकमाल, हमारे पास बहुत सीजन्ड सफारतकार हैं। हमारी सफारतकारी जो है वो बहुत कन्वेंशनल, बहुत क्लासिकल है और बहुत ज्यादा विजडम, क्लासिकल विजडम पे मबनी है। लेकिन उसके साथ जो दो वैल्यू एडिशन है वो ये कि हमारे पास डिटरेंस की और सिक्योरिटी की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी, और साथ में हमारी पॉलिटिकल जितनी भी जो हमारा सेटअप है वो सब हाथों में हाथ मिला के एक मुट्ठी की तरह जो है इस काम के पीछे लगे हुए थे। कोई किसी की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं है, कोई किसी की तरफ से कोई 1.5 ईंट की मस्जिद नहीं है, कोई डिफरेंट चीज नहीं है, कोई डिफरेंट बात नहीं है। और फिर इन तमाम चीजों को ले जाकर हमने फिर दो ऐसे फरीकैन को इकट्ठा किया जिनमें से एक की तो टेक्निकली अगर उसने कहीं निगोशिएशन के लिए जाना है तो उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी हमने उठाई, क्योंकि उनका दूसरी पार्टी पे ट्रस्ट ही नहीं था। उनका सबसे बड़ा इशू ये था कि हमें नहीं पता कि वो ही हमारे लिए कुछ प्लान ना करके बैठे हों। एडवर्सरी इजराइल को तो आप साइड पे रख दे, हमें तो उन पे भी ट्रस्ट नहीं है। तो ये एक ऐसा चारों तरफ से मिलाकर खेला जाने वाला एक ऐसा
मैं तो इसे खेल नहीं कहूंगी, एक बहुत हारमोनियस रक्स था जिसके लिए तालमेल और हर कदम जो है वो सही वक्त पे सही जगह पे पड़ना जो है वो बहुत जरूरी है। और इसी वजह से आज दुनिया जो है वो हमारी बात कर रही है। सिर्फ बात निगोशिएशन की या दो लोगों को बिठा के बात कराने की हम करते रहे हैं, इस पे इतनी बात नहीं होनी थी। वो इस पूरे जब मंजरनामे को देख रहे हैं तो हैरान है कि जब इस्लामाबाद के अंदर जो है ईरानियन डेलीगेशन आता है तो पाकिस्तान के फाइटर जेट उनको स्पॉट करके लेके आ रहे हैं, स्पॉट करके वापस लेके जा रहे हैं। पूरे गल्फ के ऊपर हमारे फाइटर्स जेट जो है वो लॉइटरिंग कर रहे हैं और पूरी सर्वेलेंस जो है उनके पास है। कहीं और है तो भी हमने बहुत ज्यादा बहुत कुछ बहुत बोझ अपने ऊपर डाला, वह हर बात हर जगह पे की नहीं जा सकती। जो काइनेटिक वॉर है उसके अंदर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहाँ हो रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं। पार्टीज को सिमर डाउन करने के लिए गलत इंफॉर्मेशन जो है वो कहाँ से जनरेट हो रही है, कौन सा हमला जो है वो दूसरे ने नहीं किया हुआ, ये बर वक्त इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया को सबसे पहले कि उसकी ऑयल रिफाइनरी पे हमला ईरान ने नहीं किया, ये इंफॉर्मेशन पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने प्रोवाइड की थी। तो ये कैपेसिटी आपको इस रीजन में किसी कंट्री में नजर, यानी इस वक्त वो ताना बाना जो है वो इस तरीके से बुना गया और वो कपड़े की शक्ल इस तरीके से निकाली गई है जिसके ऊपर ये सारा मंजरनामा दुनिया को एक बड़े पर्दे के ऊपर दिखाया जा रहा है। तो वो उसका सारा क्रेडिट जो है वो पाकिस्तान को। ये जावेद रफ़ी साहब, जिस तरीके से डॉक्टर साहिबा ने बात की कि हमने तो सिक्योरिटी की गारंटी यहाँ तक दी कि हमारे इंटीरियर मिनिस्टर वहाँ गए और उन्हीं के साथ वहाँ पर पहुँचे तो एक सिक्योरिटी कार्ड उनको फराहम किया गया था। तो ऐसी सूरत हाल में क्या कोई दूसरा मुल्क इस नहज तक जाता, इस नहज तक गारंटी देता? क्या किसी दूसरे मुल्क में इस वक्त ये कैपेसिटी मौजूद है? जी नहीं, मेरे ख्याल में ये तकरीबन नामुमकिन होता। और ये इससे जाहिर होता है कि किस कदर एतमाद है ईरान को पाकिस्तान के ऊपर, सऊदी अरब को पाकिस्तान के ऊपर। क्योंकि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट ये भी है कि हमने न सिर्फ अमेरिका और ईरान की नेगोशिएशंस करवाई हैं, उनको एक मेज़ पे लेके आए हैं, बल्कि एक मुमकिना बहुत बड़ा तूफान जो कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान उठ सकता था वो भी हमने रुकाया। तो लिहाजा रीजनल पीस जो है और स्टेबिलिटी जो है उसके लिए पाकिस्तान की रीसेंट खदमात जो है वो बहुत ही काबिल कदर हैं। और ये सिलसिला जो है अब ये देखते हैं कि अगले 60 दिन में इसको आगे बढ़ना चाहिए। अगरचे जैसे मैं पहले कह चुका हूँ कि मामला यानी अगला रास्ता जो है वो काफ़ी दुश्वार है, क्योंकि उसमें जो है वो मसलन ईरानियन जो फ्रोजन एसेट्स हैं उनको रिलीज करना है, और दूसरी तरफ न्यूक्लियर। लेकिन न्यूक्लियर में एक जो पॉजिटिव डेवलपमेंट ये हुई है कि ईरान इस बात पे राजी हो गया है कि IAEA वाले लोग हैं वो आके यहाँ पे जो भी न्यूक्लियर मवाद है उसको उसकी जो एनरिचमेंट है उसको कम करके इधर उनकी इंस्पेक्शन के अंडर होगा। तो इसका मतलब ये है कि इस तरह से एक और रास्ता निकल आएगा कि ये न्यूक्लियर मवाद जो है वो ईरान में ही रहे, लेकिन उसकी एनरिचमेंट जो है वो खासी नीचे आ जाए। तो ये खासी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं जो हो रही हैं। लेकिन एट द सेम टाइम आई में से कि एक स्पॉइलर का कार्ड जो है वो इसराइल के पास मौजूद है। सही। और दोनों ताकतें जो है ईरान और यानी अमेरिका, इनको अपने बयानात में भी जरा थोड़ा सा मुहतात रहना चाहिए। ठीक। डॉक्टर साहिबा, मेरा एक सवाल है, जिस तरह आपने कहा कि तालमेल इस तरीके से था कि कोई एक पाँव भी गलत नहीं था, तो सवाल ये पैदा होता है कि दोनों तरफ इस हद तक एतमाद कैसे पैदा किया जा सकता है? यानी एक तरफ सिक्योरिटी गारंटी हमने दी, दूसरी तरफ भी कुछ और गारंटियां दी होंगी या उन्हें भी किसी चीज़ पे मनाया गया होगा, दोनों तरफ कोई शक का उनसर क्यों नहीं पैदा हुआ? यानी अगर अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका के जहन में तो ये भी आ सकता था कि मसालिक की बुनियाद के ऊपर भी इनके ताल्लुकात हैं, मजहबी बुनियाद के ऊपर भी ताल्लुकात हैं, इलाकाई बुनियाद के ऊपर भी ताल्लुकात हैं, और अवामी सेंटिमेंट भी इनके प्रो ईरान हैं, तो इस वजह से ये हमें दगा दे सकते हैं। और दूसरी तरफ ईरान को अगर देखा जाए तो वो भी ये कह सकता था कि 45-47 साल की रकाबत हमारी है, हम उनके साथ जंग लड़ रहे हैं, आप उनका मुकदमा लेके हमारे पास आए हुए हैं, हम अपने लोगों को कैसे राम करेंगे कि हमारा हमसाया क्या हमसे दगा नहीं करेगा।
तो ऐसी सूरत हाल में दोनों अतराफ में क्या कोई तीसरी कुव्वत को बीच में शामिल करवा के पाकिस्तान की जो ये सेंटिमेंट्स थे उनको अयां किया गया है, या फिर हरकतों सकनात और इकदामात ने ही ये वजह कर दिया कि दोनों तरफ में बैलेंस सिचुएशन है? हरकतों सकनात वाजे नहीं करती हैं, वो रियलिस्टिक अप्रोच नहीं है। और जो तीसरी ताकत है, किसी भी ताकत, जैसे आप कतर की बात करें, उनका बहुत रोल है जगह प्रोवाइड करने पे, डिफरेंट पार्टीज को बिठाकर इससे निगोशिएट, वो कहते हैं जी आप बैठिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी हिस्ट्री है। ओमान जो है वो निगोशिएशंस में शामिल था, लेकिन जब मामलात जो हैं वो हतमी तरफ पहुंचने की बात हुई तो फिर वो सब साइड पे हो गए और उन्होंने पाकिस्तान को एज अ फोररनर सामने रखा। अब आपका जो सवाल है कि आखिर ये ट्रस्ट हो कैसे सकता है, ट्रस्ट बुनियादी तौर पे दो तरीकों से जो है, उसके दो मेजर सोर्सेज हैं हमारे पास। एक तो हमारे पास हिज एक्सीलेंसी एम्बेसडर मौजूद हैं और मेरी बात को सेकंड करेंगे कि हमारा जो डिप्लोमेटिक जो कार्डर है वो बहुत ही काबिल है, और वो बिल्कुल भी हमारे खास तौर पे जो एक तरफ बैठा हुआ नेबर है उनकी तरह टामक टोहियां नहीं मारते। वो अपना स्वॉट एनालिसिस बहुत रियलिस्टिकली पेश करते हैं। वो हमसाया मुमालिक जो हैं और रीजन के मुमालिक और जहां भी उनके डिप्लोमेटिक रिलेशन हैं उनको बताते हैं उनकी स्ट्रेंथ क्या है, कहां तक वो चल सकते हैं, झूठे वादे नहीं करते हैं और हकीकत खुल के बयान करते हैं। और जो पीठ में छुरा घोंपना जो है वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं है डिप्लोमेसी की, कि आप पहले एक बात करें और फिर उसके बाद आप जो है आपकी हिस्ट्री में कभी एक दफा ही ऐसा हुआ हो कि आप उससे पलट जाए। तो एक तो हमारे पास बहुत बड़ा एक इन्वेस्टमेंट है जो हमारे डिप्लोमेट्स जो हैं ईयर आफ्टर ईयर हमारे लिए उन्होंने कमाई कर रखी है, जो अपने तल्लुकात जो हैं हमारे एम्बेसडर और हमारा पूरा जो फॉरेन ऑफिस का जितना भी हमारा स्टाफ है वो काबिल तहसीन है कि वो जिस तरीके से साल हर साल जो है अपने रिश्ते, जिस तरीके से साल हर साल अपने ताल्लुकात को सवार किया जाता है और उनकी बुनियाद बनाई जाती है, उसी बुनियाद पर बताता है कि बात की गई से जो फिरना है वो पाकिस्तान के सिफारती उसूल के अंदर शामिल नहीं है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शादिया चीमा साहिबा और जावेद हफीज साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी कल के रोज। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।